बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया है अपना चैप्टर नंबर 4 स्टिचोमेट्री, और इसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था केमिकल फार्मूला। आज हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और इसको आप बस इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। एम्पिरिकल फार्मूला होता है कि एक कंपाउंड है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं जो एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड होते हैं। अब उन एटम्स के दरमियान क्या सिंपलेस्ट रेशो है उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें देखें कि दो एटम्स हैं, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। इन दोनों के एटम्स की रेशो क्या है? एक कार्बन यूज़ हुआ है और दो ऑक्सीजन एटम यूज़ हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है वो 1:2 है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि आयोनिक कंपाउंड होगा तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, और कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। आयोनिक कंपाउंड की हमने जैसे लास्ट वीडियो में बात की थी, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा अपने एम्पिरिकल फार्मूला के ज़रिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम NaCl की बात की थी कि NaCl का जो फार्मूला है बेसिकली ये कैसे बना है, 4 यूनिट्स ऑफ सोडियम और 4 यूनिट्स ऑफ क्लोरीन मिलकर, यानी यूनिट मतलब एटम कह लें, 4 एटम्स ऑफ सोडियम और 4 एटम्स ऑफ क्लोरीन मिलकर एक बेसिक यूनिट ऑफ NaCl बनाते हैं। लेकिन हम Na4Cl4 नहीं लिखते, हम ऑलरेडी उसके एम्पिरिकल फार्मूला ही को लेकर आयोनिक कंपाउंड के तौर पर उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह हर आयोनिक कंपाउंड में इसी तरह होता है कि हम उसका सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला लेते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लेते। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है जिसमें हम किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटम्स की एग्जैक्ट नंबर बता सकें, ठीक है। और एम्पिरिकल फार्मूला ये होता है कि उन एटम्स की जो सिंपलेस्ट रेशो है वो बताते हैं हम। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की। कोवेलेंट कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ और हो, एम्पिरिकल फार्मूला कुछ और हो, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि उनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो। जैसे यहाँ हमने कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ली थी। अब आप देखें कि ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। हम अमूमन कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे ही लिखते हैं ना, इसका मतलब है कि ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और अगर हम इसका एम्पिरिकल बनाने की कोशिश करें तो वो क्या बनेगा, वो भी यही बनेगा। अब हम इससे मज़ीद होल नंबर में तो रेशो नहीं लिख सकते ना। तो इस तरह कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, और कुछ होते हैं जिनका डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ग्लूकोज का फार्मूला लिखा है C6H12O6। अब ये वाला फार्मूला जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल बता रहा है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन हमने इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो की तो 6H2O बन गया। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा कंपाउंड हों और उनका सेम एम्पिरिकल फार्मूला बन रहा हो। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास फार्मूला है बेंजीन का C6H6, और ये हमारे पास फार्मूला है एसिटाइलिन का C2H2। अब अगर हम इनका एम्पिरिकल फार्मूला यानी कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स लिखें तो क्या बनेगा, इसका CH बनेगा और इसका भी CH बनेगा। इसलिए कभी भी कोवेलेंट कंपाउंड्स को हम उनके एम्पिरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट नहीं करते। हमने जहाँ भी उनको रिप्रेजेंट करवाना हो हम उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि दो कंपाउंड्स ऐसे हों जिनके सेम एम्पिरिकल फार्मूला हो। लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स को हम हमेशा उनके एम्पिरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स नहीं है, कोई भी दो ऐसे आयोनिक कंपाउंड नहीं है जिनके एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो। यानी इसका एक NaCl है तो NaCl कोई और नहीं होगा एम्पिरिकल फार्मूला। और इसी तरह CaCl2 है आयोनिक कंपाउंड, कोई और CaCl2 नहीं होगा किसी भी आयोनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और आखिर में आपका एक क्वेश्चन है कि कोई से दो ऐसे कंपाउंड्स के नाम बताएं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। तो एक आप कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल लिख लीजिए और एक वाटर की लिख लीजिए। वाटर का जो भी कंपाउंड होता है उसकी भी सिंपलेस्ट रेशो 2:1 ही होती है। यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने तैयार करना है, इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल और आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड के लिए एक एक लाइन आप लोगों ने बता देनी है। ये अटैम्प्ट हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स।
किसी भी आयनिक कंपाउंड का हमने केमिकल फार्मूला लिखना हो तो फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें जो उसने नाम दिया हुआ है आयनिक कंपाउंड का कोई भी, तो हमने उसके सिंबल्स को पहले आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब उसने हमें बता दिया कि एल्यूमिनियम है और ऑक्साइड है। अब हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है और ऑक्साइड का सिंबल क्या है। एल्यूमिनियम का Al होता है और ऑक्साइड ऑक्सीजन से है तो उसका O लिख दिया मैंने। अब आप लोग ये सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस एलिमेंट का क्या सिंबल है। तो आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें जो ज़्यादा यूज़ होने वाले कैटाइंस और मोस्टली यूज्ड एनाइंस हैं उनके सिंबल्स दिए हुए हैं और उनके चार्जेस दिए हुए हैं। तो वो आप लोग जस्ट याद कर लें, MCQs के लिए भी आप लोगों को फ़ायदा देंगे। ठीक है, अब हमने ये लिख लिए, सिंबल्स आइडेंटिफाई कर लिए एलिमेंट्स के और हमने उनको लिख लिया। हमारा नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई कैटाइन एंड एनाइन। अब ये जो दो एलिमेंट हमें मिल गए हैं इसमें से हमने ये देखना है कि कैटाइन कौन सा है यानी इलेक्ट्रॉन कौन लूज़ कर रहा है और एनाइन कौन सा है यानी इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है। ठीक है, तो अमूमन जो पहले लिखा होता है यानी लेफ़्ट साइड पे लिखा होता है वो कैटाइन होता है और जो राइट साइड पे लिखा होता है वो एनाइन होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे, वैसे भी हम अपने पिछले कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करें तो हमने देखा था कि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है यानी ये कैटाइन के तौर पे एक्ट करेगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो ये एनाइन के तौर पर एक्ट करेगा। अब हमने कैटाइन और एनाइन लिख दिए यहाँ पर। एंड राइट देयर चार्जेस। चार्जेस का मतलब ये है कि एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है और ऑक्सीजन कितने गेन कर सकता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि एल्यूमिनियम मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकता है, इसका मतलब है उसके ऊपर +3 चार्ज आएगा। और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, इसका मतलब है उसके ऊपर -2 चार्ज आएगा। अब हमने क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करना है और इसकी डिटेल आप लोग यूँ लिखेंगे कि क्रिस क्रॉस मेथड क्या है कि एक एलिमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 3 दूसरे एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट के तौर पर आ जाएगी। यानी एल्यूमिनियम का 3 ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट बन जाएगा और ऑक्सीजन का जो 2 है वो एल्यूमिनियम का सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। और ये हमारे पास क्या शेप बनेगी, इस तरह ये लिखा जाएगा, एल्यूमिनियम 2 इसका सब्सक्रिप्ट बन गया और 3 ऑक्सीजन का बन गया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में इनके जो चार्जेस हैं इनको ड्रॉप कर देंगे। ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा एल्यूमिनियम 2 ऑक्सीजन 3। ठीक है, अब आप लोग इसको काउंटर चेक करने के लिए कि हमने केमिकल फॉर्मूला सही बनाया है या नहीं, देखें कि क्या ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया एट दी एंड। तो हम इसको काउंटर चेक ऐसे करेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है और यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम के एटम है तो मैंने +3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, क्या आंसर आया +6। इसका मतलब है कि 2 एल्यूमिनियम मिलकर +6 चार्ज बना रहे हैं। ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है और ऑक्सीजन के 3 एटम है तो मैंने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर बना -6। +6 और -6 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया है। तो इस तरह हमने डिड्यूस करना है अपने आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला। यही स्टेप्स हैं, इसकी थोड़ी बहुत डिटेल होगी जो आप बुक से देख लेंगे, बाकी स्टेप्स यही हैं 4। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई आप लोग बात पूछना चाह रहे हों तो आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।